पढ़ने जा रहे हैं बॉडी सेगमेंटेशन। तो अभी तक जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एक तो मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था, तो उसके बाद जो 3 लेक्चर्स और 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, तो हम उनमें पढ़ रहे थे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बुनियाद किन चीजों पर पड़ी। तो जो क्लासिफिकेशन की बुनियाद जिन चीजों पर पड़ी है, तो हमने उनमें क्या क्या पढ़ा है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने उसमें बॉडी सिमेट्री पढ़ी है, हमने उसमें सीलोम खत्म किया है, हमने उसमें जर्म लेयर्स खत्म किए। अब जो रह गया है तो वो आज हम इस क्लास में खत्म करने वाले हैं। तो पहला उसमें क्या आता है, बॉडी सेगमेंटेशन। अब देखो बॉडी सेगमेंटेशन क्या है, व्हाट एक्चुअली द बॉडी सेगमेंटेशन मींस। तो सेगमेंटेशन या बॉडी सेगमेंटेशन को हम क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में टिश्यूज है, सेल्स हैं, या सेल्स ने टिश्यूज बनाए हैं, टिश्यूज ने ऑर्गन्स बनाए हैं। तो अगर यही ऑर्गन्स या यही टिश्यूज अगर ये ऑर्गन्स या टिश्यूज एक एनिमल की बॉडी में रिपीट हो जाए, तो these repetition of organs and tissues in the body of an animal at regular intervals. So that means at regular interval means, for example, blood vessels मेरे सिर में भी है, ब्रेन में भी blood vessels है, हेड रीजन में भी blood vessels है, blood vessels नेक रीजन में भी है, blood vessels thoracic रीजन में भी है, blood vessels limbs में भी प्रेजेंट है। तो ये blood vessels जो है ये रिपीट हो रही है। तो that means चाहे ऑर्गन रिपीट हो जाए या चाहे टिश्यू रिपीट हो जाए एक एनिमल की बॉडी में एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है, तो उसको हम बॉडी सेगमेंटेशन कहते हैं। तो व्हाट इज द बॉडी सेगमेंटेशन। अगर मैं बॉडी सेगमेंटेशन की डेफिनेशन यहां पर आपको बोल दूं तो मैं लिखूंगा सिंपली, इट इज द रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स, जो बॉडी ऑर्गन्स है या जो टिश्यूज है वो रिपीट हो रहे हैं। रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स और टिश्यूज एट इंटरवल्स, दैट मींस एट रेगुलर इंटरवल्स along the body of an animal, along the body of an animal, body of an animal। तो एनिमल की बॉडी में अगर ऑर्गन्स या टिश्यूज रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो उस रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स या टिश्यूज को एनिमल की बॉडी में वो रिपीट हो रहे हैं, वो ऑर्गन्स या टिश्यूज, उसको हम बॉडी सेगमेंटेशन कहते हैं। अब ये जो बॉडी सेगमेंटेशन है, बॉडी सेगमेंटेशन सबसे बेहतरीन वाली सेगमेंटेशन हमको कहां पर देखने को मिलती है, एनालिड्स में। एनालिड्स की बॉडी टोटली सेगमेंटेड होती है, चाहे वो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन हो या इंटरनल सेगमेंटेशन हो। फॉर एग्जाम्पल देखो सेगमेंटेशन अब 2 किस्म की है, एक तो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है, दूसरी इंटरनल सेगमेंटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मधुमक्खी देखी है या आपने कोई इंसेक्ट देखा है, तो इंसेक्ट की बॉडी आपको दूर से ही दिखता है कि इंसेक्ट की बॉडी क्या है, वो डिवाइड हो गई है। फॉर एग्जाम्पल ये इंसेक्ट का एब्डोमेन है, आप उस पर दिख रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो दिस मींस दिस बॉडी इज सेगमेंटेड। ये एक सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट है, तीसरा सेगमेंट है, चौथा सेगमेंट है। तो दैट मींस जो एनिमल की जो इंसेक्ट की बॉडी है, इंसेक्ट की बॉडी हमें दूर से ही सेगमेंटेड, बाहर से ही हमें सेगमेंटेड दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बाहर से हमें दिखाई देता है कि नहीं, अगर मैं इसको यहां पर काटूं तो ये वाला सेगमेंट बाहर निकल जाएगा, अगर मैं यहां पर काटूं तो ये वाला सेगमेंट बाहर निकल जाएगा। तो जो सेगमेंटेशन, अगर हमें बॉडी पर सेगमेंटेशन दिख रही है, बाहर से ही हमें सेगमेंटेशन दिख रही है कि इसमें फॉर एग्जांपल इसमें ये वाला चैम्बर बाहर से ही दिख रहा है, इसमें चैम्बर्ड बॉडी है, तो अगर हमें बाहर से ही दिख रहा है कि नहीं इस एनिमल की बॉडी जो है ये सेगमेंटेड है, इसमें कुछ हिस्से हैं, हाँ, और वो जो हिस्से हैं उन हिस्सों में सिमिलर ऑर्गन्स और सिमिलर टिश्यूज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर ले लूं कि यहां पर कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इस इंसेक्ट का, इस वाले सेगमेंट में भी वही एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इस वाले सेगमेंट में भी वही एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इस वाले सेगमेंट में भी वही एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और इस वाले सेगमेंट में भी वही एक्सक्रीटरी ऑर्गन है।
दैट मीन्स हर किसी सेगमेंट के, हर किसी सेगमेंट में, हर किसी इंटरवल, दैट मीन्स हर किसी सेगमेंट ऑफ बॉडी, तो इस इंसेक्ट की बॉडी में हर कहीं पर, हर किसी सेगमेंट में सिमिलर ऑर्गन्स या टिश्यूज रिपीट हो रहे हैं, तो उसको हम बॉडी सेगमेंटेशन कहते हैं, है ना। तो हर कोई, हर किसी सेगमेंट में सिमिलर ऑर्गन्स और सिमिलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो इसी को हम बॉडी सेगमेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर भी इसमें क्या देखने को हमें मिल रही है, सेगमेंटेशन, क्योंकि हर कहीं पर सिमिलर एक्सक्रीटरी ऑर्गन मौजूद है, तो हम कहते हैं क्या, और ये सेगमेंटेशन हमें दूर से ही, आंखों से ही दिखती है, दूर से ही हमें दिखती है कि ये जो एनिमल की बॉडी है ये सेगमेंटेड है, ठीक है। तो दिस सेगमेंटेशन इज नोन एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। तो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन वो वाली सेगमेंटेशन होती है जो हमें दूर से, बाहर से ही एनिमल की बॉडी, जैसे ही हम एनिमल देखें, तो जैसे ही हम उसकी बॉडी पर नजर मारे तो हमें हमें दूर से ही दिखेगा कि नहीं, इसकी, इस एनिमल की बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है। तो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। व्हेयरएज इंटरनल सेगमेंटेशन, हमें दूर से ही इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, हमारी अपनी बात करें हम, तो कोई दूर से ही नहीं कहता कि इसकी बॉडी सेगमेंटेड है, लेकिन अंदर से हमारी बॉडी सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड मींस बोन्स हेड में भी है, बोन्स यहाँ पर भी है, ब्लड वेसल्स यहाँ पर भी है, ब्लड वेसल्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, हर कहीं जगह हमारे ब्लड वेसल्स है। दैट मींस ये जो ब्लड वेसल्स है, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, ये रिपीट हो रहा है हमारी बॉडी में हर कहीं पर। तो इसी तरह से बोन्स जो है, बोन्स भी क्या है, वो रिपीट हो रही है हमारे हर कहीं पर, हेड में भी, नेक में भी, थोरेसिक में भी, लिम्स में भी। तो लेकिन ये हमें बाहर से ही हमें ऐसा नहीं दिखता है कि इसमें हर कहीं से कोई ऑर्गन रिपीट हो रहा है। तो दैट मींस हमारे में क्या है, ह्यूमंस में इंटरनल सेगमेंटेशन है। इंटरनल सेगमेंटेशन मींस, इंटरनल सेगमेंटेशन को हम दूर से ही नहीं देख सकते कि इस बंदे में इंटरनल सेगमेंटेशन भी है। एक्सटर्नल सेगमेंटेशन हमें दूर से ही नजर आती है कि बॉडी में सेगमेंट्स हुए हैं, लेकिन इंटरनल सेगमेंटेशन में हमें नहीं नजर आता कि इस बॉडी, ये जो एनिमल की बॉडी है, इसमें सेगमेंटेशन है कि नहीं है। तो दैट मींस इंटरनल सेगमेंटेशन हमें देखने को नहीं मिलती है थ्रू द विजुअल आईज। थ्रू आईज हमें ये जो इंटरनल सेगमेंटेशन है वो हमें देखने को नहीं मिलती है, बट we can see the external segmentation. External segmentation mostly annelids में जो पाई जाती है external segmentation, as well as internal segmentation उनमें देखने को मिलती है। while as जो internal segmentation है, जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसमें जो blood vessels है या उसमें जो bones है, वो रिपीट हो रही है एक एनिमल की बॉडी में, तो दैट इज नोन एज इंटरनल सेगमेंटेशन। तो आप देखो, सेगमेंटेशन के दो हिस्से हो गए, एक तो इंटरनल है और दूसरी एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल हमें दूर से ही दिखती है, हाँ, सीन थ्रू, इट कैन बी विजुअलाइज्ड थ्रू द आईज। या हमें आईज से ही पता चलता है, हम देख कर ही बता सकते हैं कि नहीं, इस इंसेक्ट में दूर से ही हमें लगता है कि नहीं, इसमें क्या है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है। तो अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना दूं छोटी मोटी सी किसकी, दैट मींस मैं यहाँ पर अर्थवर्म की डायग्राम बनाता हूँ। तो अर्थवर्म की बॉडी में सेगमेंट्स हो गए। अब देखो सेगमेंट्स, सेगमेंटेड बॉडी ऑफ अर्थवर्म, ये अर्थवर्म है, इसमें ऐसे सेगमेंट्स हो गए। तो अगर आप अर्थवर्म को देखते हो तो उसपे आपको छोटी छोटी वो लाइन्स दिखती है, वो गोल गोल सी लाइन्स उसकी ओवरऑल बॉडी पर है, तो दैट इज सेगमेंटेशन। दो से, उनको हम सेगमेंट्स कहते हैं। तो ये इसका, दिस इज द माउथ, जिसको हम पेरिस्टोमम कहते हैं, फिर पेरिओस्टियम है, फिर इनको हम क्या कहते हैं, मेटामर्स, मेटामर्स। तो हर किसी सेगमेंट, every segment of earthworm body is known as metamer। तो या मेटामर या इनको आप सोमाइट्स भी कहते हो, सोमाइट्स। तो सोमाइट्स क्या हो गए, these are the segments, these are some segments of earthworm's body। तो यहाँ पर स्टीलियम होता है और फिर से सेगमेंट्स हो गए यहाँ पर। तो दैट
ये अर्थवर्म की बॉडी क्या है, ये दूर से हमें देखने को मिलती है कि नहीं, इस अर्थवर्म की बॉडी क्या है, ये सेगमेंट है। तो हर किसी सेगमेंट में अपना अपना एक्सक्रीटरी पोर होता है, नेफ्रिडिया। तो दिस इज इस वाली सेगमेंटेशन को, जिसमें ये वाला सेगमेंट बराबर इसके सेगमेंट है, सिमिलर सिमिलर सेगमेंट्स है इसमें। हर किसी सेगमेंट में अपने अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं इस अर्थवर्म की बॉडी पर। तो ये जो यहां पर है, दिस इज नोन एज सिलिटरम और सिंगुलम, इसको छोड़ा। लेकिन ये जो बॉडी है, बॉडी पूरी तरीके से सेगमेंटेड है, और इसमें हमें दूर से ही ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं, ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम एनुअल रिंग्स भी कहते हैं। तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हमें बॉडी पर इसके दिखते हैं। तो दोज रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स उन्होंने क्या बनाए होते हैं, उन्होंने सेगमेंट्स बनाए होते हैं, और इनके सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, सोमाइट्स कहते हैं। और इस वाली सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन वो वाली सेगमेंटेशन है जिसमें एक एनिमल की बॉडी बाहर से भी, एक्सटर्नली भी सेगमेंटेड हो और इंटरनली भी सेगमेंटेड हो। अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो भी सेगमेंटेड हो, और जो बाहर है, बाहर भी बॉडी सेगमेंटेड हुई हो। बाहर भी बॉडी दिख रही हो कि नहीं, इसमें क्या है, इसमें ये कंपार्टमेंट्स, इस बॉडी में कुछ कंपार्टमेंट्स, अगर ये बॉडी है, अगर मैं बॉडी में ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स बन गए हैं, तो मैं कहूंगा कि इसमें एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है एज वेल एज इंटरनल सेगमेंटेशन। हर किसी कंपार्टमेंट में सिमिलर ऑर्गन्स और सिमिलर टिश्यूज है। तो मैं कहता हूं कि ये बॉडी क्या है, इट इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन हमें किस में देखने को मिलती है, जिनकी बॉडी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली सेगमेंटेड हो। तो अर्थवर्म जो एनालिड्स होते हैं, एनालिड्स की बॉडी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली सेगमेंटेड होती है, इसीलिए हम एनालिड्स में कहते हैं कि एनालिड्स में मेटामेरिक सेगमेंटेशन फाउंड होती है, मेंटेशन। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन किन में फाउंड होती है, एनालिड्स। तो ये आप याद रखोगे, और ये ऑब्जेक्टिव है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। Annelids metameric segmentation is found in annelids. Annelids body is externally as well as internally divided into segments, and those segments are known as metamers or somites, and this type of segmentation is known as metameric segmentation. While as जो हम है ह्यूमंस में क्या देखने को हमें मिल रहा है, ह्यूमंस में हमें इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को मिल रही है। ह्यूमंस में क्या है, इंटरनल सेगमेंटेशन। इंटरनल सेगमेंटेशन में क्या है, बोन्स और ब्लड वेसल्स रिपीट हो रही है, बोन्स एंड ब्लड वेसल्स आर रिपीटेड। बोन्स और ब्लड वेसल्स क्या हो रही है, या नर्व्स भी रिपीट हो रही है। नर्व्स, बोन्स और ब्लड वेसल्स ये रिपीट हो रहे हैं along the body of a human. The nerves, bones and blood vessels, they get repeated, and this repetition of nerves, bones and blood vessels is known as internal segmentation, क्योंकि ये हमें आंखों से देखने को नहीं मिल रही है, हम बाहर से ही नहीं देख सकते हैं कि इसमें नर्व्स क्या है, वो रिपीट हो गई है, या ब्लड वेसल्स रिपीटेड है, या बोन्स रिपीटेड है, ठीक है। while as जो एनालिड्स में है, एनालिड्स में हमें एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सेगमेंटेशन दोनों देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसकी बॉडी हम दूर से ही जब हम अर्थवर्म को देखते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी बॉडी सेगमेंटेड है। तो दैट सेगमेंटेशन इज नोन एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो ये तो सेगमेंटेशन कंप्लीट होगी, बॉडी सेगमेंटेशन। और इसमें आपको एक ऑब्जेक्टिव मैंने बोला है कि एनालिड्स में कौन सी सेगमेंटेशन होती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होती है, जिसमें इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है। और इस अर्थवर्म की बॉडी पर जो ये सेगमेंट्स होते हैं, these segments are known as metamers और somites। और हर कोई सेगमेंट सिमिलर होता है दूसरे सेगमेंट के साथ, क्योंकि इसमें सिमिलर पार्ट्स होते हैं, सिमिलर ऑर्गन्स होते हैं, तो इनको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। अब ये तो होगी मेटामेरिक सेगमेंटेशन या सेगमेंटेशन, तो यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब एक और कंसेप्ट में यहां पर आपको बोलूंगा, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम भी एक क्राइटेरिया है जिस पर एनिमल्स की क्लासिफिकेशन हो गई है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आपको सबको पता है, सबने पढ़ा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है।
सर्कुलेटरी सिस्टम वो वाला सिस्टम होता है जिस सिस्टम से जो हमारे अंदर जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट होता है टुवर्ड्स ऑल द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। ये ऐसा सिस्टम है जो न्यूट्रिएंट्स को, जो ऑक्सीजन को, जो दैट मींस जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है सेल्स की, वो उन रिक्वायरमेंट्स को हर किसी सेल, हर किसी ऑर्गन तक पहुंचाता है। दैट सिस्टम इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इसमें हार्ट होता है, हार्ट को हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं, पंपिंग ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें ब्लड होता है और इसमें ब्लड वेसल्स होती है। तो ये तीन चीजें आपस में मिलके एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो हार्ट में अब यहां पर अगर मैं हार्ट की डायग्राम बना दूं तो वो अब बड़ा हो जाएगा। तो पहले मैं देखता हूं, ऐसे मैं हार्ट बना देता हूं, दिस द हार्ट, या आप ऐसे ही बना लो, ठीक है। ये हार्ट है। अब ये हार्ट क्या है, ये पंपिंग ऑर्गन है, ये ब्लड को पंप करता है। अब ब्लड को ये पंप करेगा, लेकिन पंप किसको करेगा, किन से करेगा ब्लड को पंप, ब्लड वेसल्स से। देखो अब हार्ट पहले यहीं पर रख दो। सर्कुलेटरी सिस्टम दो किस्म का होता है, ये तो तीन चीजें होती है सर्कुलेटरी सिस्टम जो बनाती है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम दो किस्म का होता है, एक तो होता है क्लोज्ड और दूसरा होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये हार्ट है, दिस द हार्ट। हार्ट क्या करेगा, हार्ट विल पंप द ब्लड, और हार्ट पंप करेगा ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। ये आर्टरी है, आर्टरी से इसने पंप किया ब्लड को, और ये ब्लड वेसल कहां पहुंच जाएगी, दिस आर्टरी विल एंटर इनटू ऑर्गन, ये ऑर्गन में जा रही है, और ऑर्गन में ये आर्टरी कन्वर्ट हो रही है इनटू ब्लड कैपिलरीज, स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज में ये कन्वर्ट हो रही है। और ये कैपिलरीज फिर ब्लड कैपिलरीज फिर ऑर्गन से बाहर निकलेगी, और ये बना देंगी वेन्स, दे विल फॉर्म द वेन, और ये वेन कहां जाएगी, फिर वापस हार्ट में जाएगी। तो यहां आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्लड है, ब्लड कभी भी ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड वेसल से बाहर नहीं आ रहा है। द ब्लड नेवर कम्स आउट ऑफ ब्लड वेसल्स। एक ऐसा सिस्टम जिसमें ब्लड कभी भी ब्लड वेसल के बाहर नहीं आए, दैट सिस्टम इज नोन एज closed circulatory system. What is closed circulatory system? In which the blood always remains inside the blood vessels. Closed circulatory system वो वाला circulatory system है जिसमें blood हमेशा inside the blood vessels ही रहे, तो blood vessels के बाहर नहीं आए। तो यहां से देखो हार्ट से ब्लड गया तो थ्रू द आर्टरीज, ये आर्टरी है, तो आर्टरीज के जरिए कहां पहुंच गया, टुवर्ड्स द ऑर्गन। जब ये ऑर्गन में पहुंच गया तो ऑर्गन में ये ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया, ये ब्लड, ये आर्टरीज ब्लड वेसल्स में, ये ब्लड कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गई, लेकिन ब्लड फिर भी बाहर नहीं आया, फिर भी ये ब्लड आर्टरीज से जाकर ब्लड कैपिलरीज में फ्लो हो गया। तो ब्लड कैपिलरीज से फ्लो होकर ये ब्लड कहां से गया, ये ब्लड इनसाइड द वेन्स चला गया, इनसाइड द वेन्स, लॉन्ग लॉन्ग ट्यूब्स, तो वेन्स में चला गया और कहां पहुंच गया, फिर से ये पहुंच गया हार्ट में। तो इस वाले सिस्टम में आपने कहीं पर नहीं देखा कि ये ओपन स्पेसेस में आ रहा है, ब्लड इस आर्टरी से निकलकर ओपन स्पेस में आ रहा है। तो कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ब्लड खाली ओपन स्पेस में आ रहा है, ब्लड वेसल से निकलकर ओपन स्पेस में आ रहा है। तो इसमें जब ओपन स्पेस में ब्लड कभी आ ही नहीं रहा है, ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर ही रह रहा है, ब्लड वेसल्स के जरिए ही ये मूव हो रहा है, ठीक है, और इनके अंदर ही ये हमेशा से सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स द ऑर्गन्स, टुवर्ड्स द आर्टरीज, टुवर्ड्स द ऑर्गन्स एंड टुवर्ड्स बैक इनटू द हार्ट। ये खाली ब्लड वेसल्स में ही रोटेट सर्कुलेट हो रहा है। तो दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हम किस में, हमें किन एनिमल्स में देखने को मिलता है, ये तो एक एनालिड्स में है, एनालिड्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और chordates में। The only two phylums where we can see the closed circulatory system
इज एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव भी हो गया। तो एनालिड्स और कॉर्डेट्स ये ऐसे दो फाइलम्स हैं जिनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। व्हाट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम? नाउ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, मैंने आपको बोला कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ब्लड हमेशा इनसाइड द ब्लड वेसल्स ही रहता है, कभी ये बाहर नहीं आता है। ठीक है, और देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड निकला, हार्ट से ब्लड निकल गया और यहां पर फॉर एग्जाम्पल यहां पर ओपन स्पेसेस, ये ब्लड कैपिलरी में चला गया और यहां पर फिर ओपन स्पेस है, ओपन स्पेस में आ गया, ये ऑर्गन है, बीच में ऑर्गन है। तो सीधे देखो ऑर्गन को ये बात कर रहा है, इसमें ये ऑर्गन्स में ये आर्टरी डायरेक्टली ऑर्गन्स में नहीं जा रही, ये कैपिलरीज नहीं बना रही, तो इसमें सिंपली एक आर्टरी से ब्लड बाहर आ रहा है और वो उस ऑर्गन के इर्द गिर्द वो ब्लड आ रहा है, ये ऑर्गन है और इस ऑर्गन के इर्द गिर्द क्या आ रहा है? ब्लड हो रहा है, ब्लड आ रहा है क्योंकि इससे बाहर निकल गया ब्लड, ओपन स्पेस में ब्लड आ गया और इसी ओपन स्पेस में जब ब्लड खाली जगह में ब्लड आ गया, ब्लड वेसल से बाहर निकल गया, ब्लड खाली जगह में आ गया और उस खाली जगह में कौन है? ऑर्गन है। तो ऑर्गन इसमें क्या नहा रहा है, तो इसमें ऑर्गन जो है ये ब्लड में नहा रहा है अभी, क्योंकि इसमें जो आर्टरी है वो आर्टरी डायरेक्टली किसमें नहीं घुसी, वो ऑर्गन में डायरेक्टली नहीं घुसी, उसने ब्लड कैपिलरीज फॉर्म नहीं किए, तो उसने क्या किया? आर्टरी ने डायरेक्टली ब्लड को बाहर फेंक दिया, इस ऑर्गन के इर्द गिर्द फेंक दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर इसको हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो वाला सिस्टम है इन विच ब्लड कम्स आउट ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड comes out of blood vessels into open space, comes out of blood vessels into open space, into open space, into open space। तो यहां पर हमेशा ब्लड वेसल में नहीं रहता है, ब्लड वेसल से बाहर आके ओपन स्पेस में आ जाता है। तो दिस सिस्टम इज नोन एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें किस किस फाइलम में देखने को मिलता है? एनालिडा और कॉर्डेटा को छोड़ के सब में। एनालिडा से ही डेवलपमेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम पहले किन में आया? एनालिड्स में। और एनालिड्स में जो ही सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो गया तो इनमें पहले ही कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो गया? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन एनालिड्स के बाद आर्थ्रोपोड्स आते हैं, आर्थ्रोपोड्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, आर्थ्रोपोड्स। उसके बाद है मोलस्कस, उसके बाद है काइनोडर्मेट्स और इसके बाद है कौन? हेमिकॉर्डियस। तो अगर इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम तो है बट कौन सा वाला है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और इनमें क्या है? इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। बाकी पोरिफेरा, प्लैंटाहेल्मिंथस, एस्क्लेपियस, उनमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम कहां से डेवलप हुआ है? एनालिड से। तो एनालिड्स के पहले जो भी आते हैं दोज डोंट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किनका है? एनालिड्स और कॉर्डेट्स का। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का किनका है? आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, इकाइनोडर्मेट्स एंड हेमिकॉर्डेट्स। ठीक है, यस। ये तो हो गया। अब ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम का फंडा हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं आगे नोटोकॉर्ड पर। नाउ नोटोकॉर्ड, आई थिंक नोटोकॉर्ड इज द लास्ट थिंग, और टेम्परेचर पे मैं बोलूंगा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक सॉलिड कॉर्ड होता है। ये सॉलिड कॉर्ड बेसिकली मेसोडर्म से बनता है, मेसोडर्मल कॉर्ड भी हम इसको बोलते हैं, सॉलिड मेसोडर्मल कॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड क्या है? मेसोडर्मल कॉर्ड है, ठीक है। और ये मेसोडर्मल कॉर्ड हमेशा ऑन द डॉर्सल साइड होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर एक
एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें यहां पर क्या है, एक सॉलिड सा डॉर्सल कॉर्ड है. दिस सॉलिड डॉर्सल कॉर्ड इज नोन एज नोटोकॉर्ड. और ये कहां से बनता है, मेसोडर्म से बनता है. तो मेसोडर्मल कॉर्ड, दिस नोटोकॉर्ड इज डेवलप्ड फ्रॉम मेसोडर्म. और ये सॉलिड होता है, ये हॉलो नहीं होता है. और इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर नर्व कॉर्ड बन जाता है. यहां से नर्व कॉर्ड इज द नर्व कॉर्ड. फॉर एग्जाम्पल नर्वस सिस्टम, ये ऊपर है, ये नर्वस सिस्टम है. और यहां पर मैं लिखूंगा ये एलिमेंट्री कैनाल है. तो एलिमेंट्री कैनाल और नर्वस सिस्टम के बीच एक कॉर्ड होता है, सॉलिड कॉर्ड होता है जो मेसोडर्म से बनता है. दैट सॉलिड मेसोडर्मल कॉर्ड इज नोन एज नोटोकॉर्ड. उसको हम क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड कहते हैं. तो एनिमल्स में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, लेकिन किसी एनिमल में ये थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड ही बन के रहेगा. लेकिन किसी एनिमल में ये नोटोकॉर्ड लास्ट में वर्टिब्रल कॉलमन में कन्वर्ट हो जाता है. तो जिनमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलमन में कन्वर्ट हो जाएगा उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं. तो अगर किसी में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलमन में कन्वर्ट हो गया तो दोज एनिमल्स आर नोन एज वर्टिब्रेट्स. तो जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड अल्टीमेटली पहले तो सॉलिड डॉर्सल मेसोडर्मल कॉर्ड होगा, दैट इज नोन एज नोटोकॉर्ड, मेसोडर्म से बना होगा. और ये मेसोडर्मल कॉर्ड लास्ट में अगर किसी एनिमल में ये नोटोकॉर्ड डेवलप किस में हो गया, लास्ट में वर्टिब्रल कॉलमन में, तो उनको क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स कहते हैं. तो जिनमें ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलमन में कन्वर्ट नहीं हुआ उनको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं. इनवर्टिब्रेट्स. तो नोटोकॉर्ड की बुनियाद पर ही हम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स सेपरेट करते हैं. तो वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड डेवलप हो जाता है इनटू वर्टिब्रल कॉलमन, व्हाइल एज इनवर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड डेवलप नहीं होता है. किसमें, नोटोकॉर्ड इसमें वर्टिब्रल कॉलमन में डेवलप नहीं होता है. अब देखो, ये तो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स का कंसेप्ट आ गया. अब जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस, चाहे नोटोकॉर्ड हो या नोटोकॉर्ड नहीं हो, किसी एनिमल में नोटोकॉर्ड होगा, किसी में नहीं होगा. तो एनिमल्स को डिवाइड किया गया है इनटू टू ग्रुप्स. एक तो होते हैं नॉन कॉर्डेट्स, या जिनको हम इनवर्टिब्रेट्स भी कहते हैं, और होते हैं कॉर्डेट्स. तो कॉर्डेट्स में प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. और इनमें एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. तो नोटोकॉर्ड जिनमें प्रेजेंट नहीं है, दोज आर नोन एज नॉन कॉर्डेट्स. और जिनमें प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है, दोज आर नोन एज कॉर्डेट्स. तो एनिमल्स को हमने डिवाइड कर दिया है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. तो एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड किस किस फाइलम में है, पोरिफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेट्स तक. पोरिफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेट्स, पोरिफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेट्स तक सारे क्या है, ये नॉन कॉर्डेट्स है. दैट मींस दे आर हैविंग एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. और कॉर्डेट्स क्या है, खाली कॉर्डेट्स में कॉर्डेट्स ही आते हैं, कॉर्डेट्स में कॉर्डेट्स ही आते हैं. तो कॉर्डेट्स में फिर वर्टिब्रेट्स, ये कॉर्डेट्स में फिर ये आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स. तो फिर भी कॉर्डेट्स में उसके बाद आ जाता है कि किसी में ये वर्टिब्रल कॉलमन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट इज नोन एज वर्टिब्रेट्स. ठीक है. तो अब तो ये हो गया नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स हमने क्या डाले. फिर कॉर्डेट्स में क्या होता है, किसी में ये थ्रू आउट द लाइफ ही ये रहेगा, नोटोकॉर्ड रहेगा. और किसी में ये क्या हो जाएगा, किसी में ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वर्टिब्रल कॉलमन. ठीक है. ये तो हो गया नोटोकॉर्ड कंप्लीट. अब यहां पर टेम्परेचर मिले, अनदर क्राइटेरिया, दैट इज टेम्परेचर. टाइम कितना हुआ, 30 मिनट्स.
शुक्र है अभी कम ही टाइम हो गया। नाउ टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर एक और क्राइटेरिया है जिस पर क्लासिफिकेशन बेस है। तो टेम्परेचर की बुनियाद पर एनिमल्स दो किस्म के होते हैं। पहले टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, जिसको हम कहते हैं दैट इज टेम्परेचर। लेकिन आप देखो टेम्परेचर, अब टेम्परेचर की वो डिफिनेशन छोड़ो, टेम्परेचर की बुनियाद पर एनिमल्स दो किस्म के होते हैं। एक तो होते हैं पिक्लोथर्म्स और दूसरे होते हैं पिक्लोथर्म्स एंड होमोथर्म्स। अब जो पिक्लोथर्मिक एनिमल्स होते हैं या पिक्लोथर्म्स जो होते हैं, इनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और होमोथर्म्स और होमोथर्मिक एनिमल्स, इनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, या एंडोथर्म्स भी हम इनको कहते हैं। these are known as endotherms and these are known as ectotherms। ectotherms हम इनको कहते हैं और इनको हम एंडोथर्म्स भी कहते हैं। अब देखो पिक्लोथर्म्स और होमोथर्म्स क्या हो गए, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से हो गए। पिक्लोथर्म्स दैट मींस कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर विद द चेंजिंग सराउंडिंग चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फिश अभी 10 डिग्रीज में रह रही है, तो वो कहीं मूव हो जाएगी किसी वेरी वेरी फ्रीजिंग टेम्परेचर में, वो मूव हो जाएगी, तो अपना बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है, चेंज करती है। वहां पर अगर माइनस होगा तो वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को माइनस ही कर देगी। फॉर एग्जांपल वी ह्यूमंस, हमारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा मेंटेन होना चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड, चाहे बाहर कितनी गर्मी हो, चाहे बाहर कितनी सर्दी हो। अगर सर्दी होती है तो हम क्या कहते हैं, हम कुछ हीटिंग एलिमेंट्स का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या करते हैं, हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो जो एनिमल्स अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं विद द चेंजिंग सराउंडिंग्स, वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं जितना उनका होता है, तो उनको हम होमोथर्म्स कहते हैं। वाइल्ड पिक्लोथर्म्स क्या कहते हैं, ये अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज करते हैं विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट या विद द चेंजिंग सराउंडिंग्स। तो द पिक्लोथर्म्स चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर चेंज करते हैं विद चेंजिंग एनवायरनमेंट या विद चेंजिंग सराउंडिंग्स। तो those animals which change their body temperature with the changing surroundings are known as पिक्लोथर्म्स। उनको हम क्या कहते हैं, पिक्लोथर्म्स। और इसमें एग्जांपल क्या आती है, सारे इन्वर्टेब्रेट्स, इन्वर्टेब्रेट्स, ठीक है। और इसमें कॉर्डेट्स में भी एग्जांपल्स है, फिशेस, एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स। फिशेस, एम्फिबियंस और रेप्टाइल्स और सारे इन्वर्टेब्रेट्स दे आर पिक्लोथर्म्स। और कॉर्डेट्स में कौन कौन से, फिशेस, रेप्टाइल्स और एम्फिबियंस, दीज आर पिक्लोथर्मिक एनिमल्स। और होमोथर्मिक एनिमल्स मींस वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और इसमें कौन आते हैं, इसमें मैमल्स आती है, इसमें बर्ड्स आते हैं। होमोथर्म्स they maintain, ये क्या करते हैं, maintain their body temperature, maintain body, they maintain their body temperature with changing surroundings, with changing surroundings। तो वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं विद द चेंजिंग सराउंडिंग्स। और वन ऑफ द एग्जांपल इज ऑफ mammals and birds, these are known as warm blooded animals, mammals, birds। तो ये क्या है, these are warm blooded animals, क्योंकि ये अपना बॉडी टेम्परेचर ऑलवेज मेंटेन रखते हैं
चाहे बाहर सर्दी हो, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बाहर इंक्रीज हो रहा हो, तो ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। तो दीज आर नोन एज होमोथर्मस और होमोथर्मिक एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। और जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं उनको हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं या पिक्लोथर्मस कहते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो ये तो क्लियर हो गया है। तो पिक्लोथर्मस और होमोथर्मस तो हो गए, नोटोकॉर्ड भी हो गया। आई थिंक अब देखो, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो कुछ एनिमल्स होते हैं एक्सक्रीटरी, फॉर एग्जांपल हर किसी के पास अपना अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। आदम के पास कुछ सेल्स होती है एक्सक्रीटरी सेल्स, जस्ट लाइक एज फ्लेम सेल्स, नेफ्रीडिया होता है। तो दैट मींस, लेकिन जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है 3 किस्म का होता है, यूरिया, यूरिक एसिड या तो अमोनिया होगा। तो जो भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं एक्सेप्ट द कार्टिलेज फिशेस, वो सारे क्या होते हैं, वो सारे अमोनोटेलिक होते हैं, वो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन, जो एनिमल्स है, एनिमल्स 3 किस्म के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन। तो अगर मैं एक्सक्रीशन का थोड़ा बहुत यहाँ पर लिख डालूं, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मींस रिमूविंग ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। तो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल 3 किस्म का हो सकता है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो अगर कोई एनिमल, फॉर एग्जांपल ऑल द aquatic animals except the cartilage fishes, all aquatic animals except cartilage fishes, all aquatic animals except the cartilage fishes, they excrete अमोनिया, क्योंकि अमोनिया को बाहर निकालने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली अमोनिया को ही एक्सक्रीट करते हैं क्योंकि इनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज्यादा होती है, क्योंकि ये कहाँ रहते हैं, इनसाइड द वाटर्स। तो जिनका भी एक्वाटिक हैबिटेट होता है, जिन एनिमल्स का एक्वाटिक हैबिटेट होता है जो पानी में रहते हैं, वो एनिमल्स, एक्सेप्शन खाली एक ही, कार्टिलेज फिशेस। तो एक्वाटिक एनिमल्स, जो भी एनिमल्स कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं, तो वो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो दोज आर नोन एज अमोनोटेलिक्स। व्हाइल एज जो एवरेज अमाउंट ऑफ, ना तो ज्यादा पानी पीते हैं ना तो कम पानी पीते हैं, तो वो क्या एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया। तो कार्टिलेज फिशेस यूरिया एक्सक्रीट करती है, कार्टिलेज फिशेस भी यूरिया एक्सक्रीट करती है, कार्टिलेज फिशेस दे एक्सक्रीट यूरिया। और तो और कौन, ह्यूमन्स, वो भी यूरिया ही एक्सक्रीट करते हैं। तो यूरिया जो एक्सक्रीट करते हैं वो एवरेज अमाउंट ऑफ, इनका क्या है, एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर, एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक। तो जो एनिमल्स एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करते हैं, ना ज्यादा ना कम, तो वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो जिसमें एग्जांपल आती है कार्टिलेजियस फिशेस की, ह्यूमन्स की, जो मैमल्स वैमल्स है, सारी मैमल्स क्या करती है, वो यूरिया को एक्सक्रीट करती है। तो यूरिक एसिड कौन एक्सक्रीट करता है, यूरिक एसिड वो वाले ऑर्गेनिज्म, वो वाले एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं जो बहुत ही कम पानी पीते हैं, लेस अमाउंट ऑफ वाटर जिनका इंटेक होता है, लेस अमाउंट ऑफ वाटर इंटेक। तो एनिमल्स विच आर इनटेकिंग लेस अमाउंट ऑफ वाटर लाइक बर्ड्स, तो बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स विल एक्सक्रीट यूरिक एसिड बिकॉज यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए बहुत कम पानी लगता है। तो दीज आर नोन एज यूरिकोटेलिक्स। और जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, जो एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। वाला जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करते हैं, वो क्या करते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। तो all the aquatic animals except the cartilage fish excrete ammonia। फिर उसके बाद रह गए अब टेरेस्ट्रियल, या कोई एक्वाटिक भी होगा। तो टेरेस्ट्रियल जो या उसके बाद टेरेस्ट्रियल है, तो टेरेस्ट्रियल में यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। तो टेरेस्ट्रियल में यूरिक एसिड, यूरिया कौन एक्सक्रीट करेगा, जो एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करता है। और इसमें कौन यूरिया एक्सक्रीट करता है, कार्टिलेज फिशेस भी एक्सक्रीट करती है। तो यूरिक एसिड कौन एक्सक्रीट करते हैं, बर्ड्स एक्सक्रीट करते हैं जो बहुत ही कम पानी पीते हैं। तो दिस मेक्स द एंड ऑफ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कंप्लीट हो गई है यहाँ तक। अब कल से हम इंशाल्लाह फाइलम्स उठाएंगे। तो कल हमारा पहला फाइलम होगा फोरेनिफेरा।